विस्तार से खबरों की ओर रुख करते हैं। बात कर लेते हैं लखनऊ की यूपी मॉनसून सत्र का। आज तीसरा दिन है। आज सदन में एससीआर विधेयक पेश होगा। लखनऊ समेत 6 जिलों को एससीआर बनाने की कवायद तेज कर दी गई है। दिल्ली एनसीआर यानी नेशनल कैपिटल रीजन की तर्ज पर एससीआर भी बनाया जाएगा। स्टेट कैपिटल रीजन से आसपास के क्षेत्रों का विकास तेजी से हो सकेगा। इसमें लखनऊ, रायबरेली, बाराबंकी, उन्नाव, हरदोई और सीतापुर शामिल है। तो उत्तर प्रदेश में विधानसभा के मॉनसून सत्र का आज तीसरा दिन। यूपी मॉनसून सत्र का आज तीसरा दिन है। आज सदन में एससीआर विधेयक पेश होगा। लखनऊ समेत 6 जिलों को एससीआर बनाया जाएगा। तो नेशनल कैपिटल रीजन की तर्ज पर ही स्टेट कैपिटल रीजन बनाने की तैयारी है। इस दौरान स्टेट कैपिटल रीजन बनाने से लखनऊ, रायबरेली, बाराबंकी, उन्नाव, हरदोई और सीतापुर ये तमाम जिले इसमें शामिल हैं। स्टेट कैपिटल रीजन का ये हिस्सा होंगे। एससीआर बनाने के बाद इन तमाम क्षेत्रों में विकास को गति मिल पाएगी। तो नेशनल कैपिटल रीजन की तर्ज पर स्टेट कैपिटल रीजन बनाने के इस प्रस्ताव को आज सदन में रखा जाएगा। यूपी मॉनसून सत्र का आज तीसरा दिन। आज सदन में एससीआर विधेयक पेश होगा। लखनऊ समेत 6 जिलों को एससीआर बनाया जाएगा। इसमें लखनऊ, रायबरेली, बाराबंकी, उन्नाव, हरदोई और सीतापुर शामिल है। ये लखनऊ समेत 6 जिले ये हैं जिन्हें स्टेट कैपिटल रीजन का हिस्सा बनाया जाएगा। एक बार स्टेट कैपिटल रीजन बनने के बाद एनसीआर की ही तर्ज पर एससीआर बनाया जा रहा है, जिसके तहत इन जिलों में विकास को गति दी जा सकेगी। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख कर लेते हैं स्टेट कोऑर्डिनेटर अनिल पाठक जी का। अनिल जी, जिस तरह से यूपी मॉनसून सत्र का आज तीसरा दिन और आज एससीआर विधेयक पेश किया जाएगा, क्या कुछ ये विधेयक है, इसकी क्या कुछ खासियत? देखिए रिया जी, एससीआर जो विधेयक है ये जो है एनसीआर की तर्ज पर लखनऊ को कैसे डेवलप किया जाए, इसको लेकर के जो है ये विधेयक लाया जा रहा है। इससे उम्मीद जताई जा रही है कि अब दिल्ली की तर्ज पर जो है लखनऊ का विकास होगा। इसमें लखनऊ के साथ बाराबंकी, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली सहित ये 6 जिलों को लिया गया है जो लखनऊ की सीमा से सटे हुए हैं। हालांकि यहाँ तक विकास की अभी किरण पहुंची है, लेकिन इस बात की पूरी उम्मीद है कि जिस तरह से दिल्ली में नोएडा, गुड़गांव सहित जो तमाम इलाकों में डेवलपमेंट हुआ है, उसी तरह का डेवलपमेंट अब लखनऊ में भी देखने को मिल सकता है। बिल्कुल अनिल जी, जिस तरह से लखनऊ के साथ रायबरेली, बाराबंकी, उन्नाव, हरदोई और सीतापुर को भी स्टेट कैपिटल रीजन में शामिल किया गया है, क्या माना जाए किस तरह से यहाँ पर विकास को रफ्तार देने की कोशिश? देखिए, जिस तरह से हम जानते हैं कि लखनऊ से 2 एक्सप्रेसवे निकलते हैं, एक आगरा एक्सप्रेसवे, दूसरा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। जिस तरह से सरकार ने, योगी सरकार ने निर्णय लिया है कि एक्सप्रेसवे के किनारे जो है कॉरिडोर बनाया जाएगा, औद्योगिक विकास किया जाएगा, उससे ये पूरा अनुमान है और ये पूरी संभावना है कि एससीआर बनने से लखनऊ ही नहीं बल्कि आसपास के जिलों का भी भरपूर विकास होगा, लोगों को रोजगार मिलेगा, सहूलियत बढ़ेगी। इसके साथ ही एक नियोजित विकास होगा और विकास का जो दायरा होगा वो काफी बड़ा होगा, जिससे जाम सहित पर्यावरण संरक्षण में भी काफी मदद मिलेगी। बिल्कुल, यानी जिस तरह से एनसीआर बनाया गया है, एनसीआर की ही तर्ज पर लखनऊ समेत 6 जिलों को एससीआर बनाने की यहाँ पर कार्य योजना है। हालांकि जिस तरह से अनिल जी, अगर इस मॉनसून सत्र की बात करें, काफी छोटा ये सत्र, महज 5 दिन का, लेकिन काम के लिहाज से सत्र काफी महत्वपूर्ण साबित हो रहा है, क्योंकि जिस तरह से बजट पेश हुआ या एंटी पेपर लीक कानून हो या फिर जिस तरह से लव जिहाद को लेकर संशोधित कानून यहाँ पर आया, आज का दिन भी काफी महत्वपूर्ण। एससीआर विधेयक पेश किया जाएगा। अगर पास हो जाएगा तो उससे लखनऊ समेत 6 जिलों को विकास के मुख्य धारा से जोड़ा जा सकेगा। लेकिन जब बात करें हंगामे की, काफी हंगामेदार ये पूरा मॉनसून सत्र देखने को मिला है। आज कितने हंगामे के आसार? देखिए, आज जो है एससीआर विधेयक पेश होगा। इसके अलावा जो विकास दुबे
इनकाउंटर को लेकर के एक शशिकांत आयोग का गठन किया गया था। उसकी भी रिपोर्ट, न्यायिक जो आयोग बनाया गया था उसकी भी रिपोर्ट सदन में पेश होगी। जैसा कि 2 दिनों का अभी मानसून सत्र पूरा हो चुका है, आज तीसरा दिन है। हंगामा तो हो रहा है, विपक्ष की तरफ से जनता से जुड़े जो मुद्दे उठाए जा रहे हैं, लेकिन इसके साथ ही कुछ रचनात्मक दिशा में भी उत्तर प्रदेश का विधानमंडल जो है वो देखने को मिल रहा है। अवरोध, विरोध, आरोप प्रत्यारोप के बीच जो है वो अनुपूरक बजट की अगर हम बात करें तो वो भी पास हो गया। अगर हम बात करें कि लफ्ज़ जिहाद पर सख्त कानून की, तो वो भी कैबिनेट में पास हो गया है। इसको लेकर के विपक्ष ने भी अपना अनुमोदन किया है। अब आज बात है एससीआर विधेयक की, तो ये भी पास होगा और इस बात की पूरी उम्मीद है कि ये सर्वसम्मति से जो है एससीआर विधेयक जो है वो विधानमंडल में आज अपनी मतलब गति को पहुंचेगा और इस पर मोहर लगेगी। बिल्कुल, यानी कई सारे महत्वपूर्ण बिल जो है इस दौरान पास हुए। हालांकि अभी 2 दिन का और सत्र बच जाता है। इसके बाद क्या माना जाए, उन 2 दिनों में क्या कुछ खास और अहम और हो सकता है? देखिए, जनता से जुड़े मुद्दे हैं और जनता के से जुड़े मुद्दे जो हैं वो सदन में उठ रहे हैं। जैसा कि आपने भी देखा, पूरी जनता ने भी देखा कि विपक्ष की तरफ से जो है बिजली की समस्या का मुद्दा जो है जोर शोर से उठाया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उस पर जो है कड़ा फैसला लिया है और आदेश दिया है पावर कारपोरेशन के अधिकारियों को कि हर हाल में जिला मुख्यालय पर 24 घंटे की आपूर्ति सुनिश्चित की जाए, तहसील मुख्यालय पर 19 घंटा और ग्रामीण क्षेत्रों में 18 घंटा। तो कहने का आशय यह है कि जनता से जुड़े मुद्दों को लेकर के उत्तर प्रदेश का जो विधानमंडल का मानसून सत्र है, जनता से जुड़े जो उनकी समस्याएं हैं वो उठ रही हैं, उनका निराकरण, यानी जनता से जुड़े मुद्दे यहाँ पर उठाए जा रहे हैं, चर्चा भी हो रही है। हालांकि आज की अगर बात करें तो एससीआर विधेयक यहाँ पर पेश किया जाएगा और उसके बाद किस तरह से आखिर विकास को गति दी जाती है उस पर सभी की निगाहें। अनिल जी, आप बने रहिएगा, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। खबरों में आगे बढ़ते बात कौशांबी की कर लेते हैं। सपा एमएलए इंद्रजीत सरोज ने प्रमुख सचिव विधानसभा को पत्र लिखा है। तो एक बड़ी खबर आपको बता दें, समाजवादी पार्टी के विधायक इंद्रजीत सरोज ने विधानसभा के प्रमुख सचिव को पत्र लिखा है। आश्रम पद्धति स्कूल में अध्यापक नहीं है, ऐसा उन्होंने लिखा है। साथ ही उन्होंने प्रवक्ता पद के 34 पद खाली हैं, ये भी लिखा है। अध्यापक के 27 पद खाली चल रहे हैं। तो स्कूलों में अध्यापकों की कमी को लेकर, अध्यापकों के पद खाली होने को लेकर यहां पर समाजवादी पार्टी के विधायक इंद्रजीत सरोज ने विधानसभा के प्रमुख सचिव को पत्र लिखा है। सीधा रुख कर लेते हैं स्टेट कोऑर्डिनेटर अनिल पाठक जी का। पाठक जी, जिस तरह से इंद्रजीत सरोज ने विधानसभा के प्रमुख सचिव को यह पत्र लिखा है, किस संबंध में यह पत्र, क्या जानकारी? देखिए रिया जी, इंद्रजीत सरोज ने जो ये चिट्ठी लिखी है ये आश्रम पद्धति आवासीय विद्यालयों से रिलेटेड है। इन विद्यालयों में जो है वो दलित समुदाय और निर्बल वर्ग के बच्चे पढ़ते हैं, जिनके रहन सहन और अध्ययन की पूरी व्यवस्था होती है। लेकिन सरकार की तरफ से इसमें अभी उतना ध्यान नहीं दिया जा रहा है, इतना देने की जरूरत है। अध्यापकों के काफी पद यहाँ रिक्त है। इसको लेकर के जो सपा के नेता हैं, विधायक हैं इंद्रजीत सरोज, उन्होंने ध्यान आकृष्ट किया है आश्रम पद्धति स्कूल को लेकर के। बिल्कुल, यानी जिस तरह से अध्यापकों की कमी को लेकर और जिस तरह से आश्रम पद्धति स्कूल हैं जहां दलित बच्चे खासकर पढ़ते हैं, उनकी ओर ध्यान आकर्षित किया है इंद्रजीत सरोज ने। क्या माना जाए अनिल पाठक जी, जिस तरह से पत्र लिखकर क्या यहां पर संदेश देने की कोशिश इंद्रजीत सरोज की तरफ से? देखिए रिया जी, इंद्रजीत सरोज जो है दलित वर्ग से आते हैं और दलित चेहरे के रूप में उनकी अपनी पहचान है उत्तर प्रदेश की सियासत में। उनके बेटे जो हैं वो कौशांबी से सांसद हैं और दलित चिंतक के रूप में उनकी पहचान है, दलितों से जुड़े मुद्दे उठाते हैं। अगर हम बात करें आश्रम पद्धति विद्यालय की, तो उत्तर प्रदेश के जो 75 जिले हैं, अधिकांश जिलों में जो है आश्रम पद्धति के विद्यालय हैं। उनमें जो दलितों और वंचितों के बच्चे हैं, निर्बल परिवारों के जो बच्चे हैं, उनको जो है कक्षा 1 से लेकर के कक्षा 12 तक की व्यवस्था जो है आवासीय व्यवस्था है।
लेकिन सवाल बड़ा है कि जब अध्यापकों के पद ही खाली हैं तो कहीं न कहीं जो शिक्षण कार्य है वो प्रभावित हो रहा है। इस जो रिक्त चल रहे हैं अध्यापकों के पद, उसको लेकर के इंद्रजीत सरोज ने एक गंभीर चिट्ठी लिखी है, जिस पर उम्मीद है कि यानी दलितों की ओर और दलित वर्ग की ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए किस तरह से अध्यापकों की कमी है विद्यालयों में, इसको लेते हुए इंद्रजीत सरोज ने चिट्ठी यहां पर लिखी है। अनिल पाठक जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। तो यूपी विधानसभा के मॉनसून सत्र का आज तीसरा दिन, इस दौरान सदन में शिवपाल सिंह यादव क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनवाते हैं। नजदीक आए मंत्री जी, इटावा जनपद में कोई तो मीटिंग नहीं होती है, बुलाते भी नहीं और आज तक के फोन भी नहीं उठाते हैं। एसएसपी था ये चीफ सेक्रेटरी की तरफ से हमने पिछली बार बाकायदा शासनादेश करवाया था चीफ सेक्रेटरी की तरफ से, ताकि सारे अधिकारियों के ऊपर वो समान रूप से लागू हो, और ये अपने आप में इसको दिखवा भी लेंगे। और फोन के लिए ये भी है प्लीज कि जिस समय भी अगर किसी मीटिंग में व्यस्त हो तो लौट के कॉल बैक जरूर करें। ऐसा भी नहीं होता, माननीय नहीं हो रहा। ये आपका शासनादेश गया होगा मैं नहीं जानता, लेकिन आज भी ये लोग सत्ताधारी दल के लोग जाते हैं, चुपके से बैठते हैं, चाय पी के अपनी बात कर लेते हैं, लेकिन विपक्षी को भी बुलाते नहीं। ये आप निश्चित कर दें कि जब वो उनको सूचित करें वो आए या ना आए, लेकिन कम से कम उन्हें या वायु के माध्यम से या स्थानीय थानेदार के माध्यम से जनप्रतिनिधियों को सूचित कर दें कि फला तारीख को यहाँ होगा, आप आवें। इतना तो आप निश्चित करा दें। टेलीफोन अगर मीटिंग में है तो ये ठीक है मान्यवर। ऐसा मत करिए, जिला योजना में कब से हम खत्म करा रहे हैं। जिला योजना की मीटिंग मैंने देखी है, मतलब हम 88 से देखते आ रहे हैं। जिला में सरकार किसी की हो, जिला योजना में हर जनप्रतिनिधि बैठता है, अपनी अपनी समस्याओं करता है। जिला योजना में नहीं बैठक होगी। माननीय मंत्री जी, और बाप को क्या बताएं, आपको जिस समय हरियाली दिखाई दे रहा है चारों तरफ हम लोग क्या उतना नहीं सुना जा रहा है जितना आप कह रहे हैं। बहुत कठिन दौर से हम लोग गुजर रहे हैं। इसलिए मैं जरूर कहूँगा कि माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी, माननीय अध्यक्ष जी, मीटिंग में न तो मुझे किसी के आने से परहेज है और न किसी की बात सुनने से परहेज है। यहाँ तो हम खूब छिली सुनते हैं सवेरे शाम तक। यहाँ कौन सी बात रह जाती जो नहीं कही जाती, जो कहने वाली वो भी कही जाती है, जो नहीं कहने वाली वो भी कही जाती है, वो भी सुनते। लेकिन मान्यवर, ये बिल्कुल मंशा नहीं है, ये नियत भी नहीं है कि हम आपकी बात न सुने। सहमति अलग बात है, लेकिन सुनेंगे जरूर, क्योंकि तुलसीदास जी लिख गए, निंदक नियरे राखी आंगन कुटी छवाए। इसलिए हम तो चाहते हैं कि आप इसी तरीके से बोलते रहे, चाहते जरूर चाहते हैं, और इसी तरीके से हमारी आलोचना करते रहे, हम जरूर चाहेंगे। आप हो गया अमृता जी, बैठे ना। ये जो जिला योजना की बैठक होती थी, आप भी विधायक थे, आप भी जानते होंगे, उसमें पूरे जिले के बारे में योजनाएं बनती थी। अब वो परिपाटी खत्म हो गई और वो योजना की मीटिंग का ब्यौरा, बजट का ब्यौरा आपके यहाँ आता था, और वित्त मंत्री जब बजट बनाते थे उसको देख के उसमें कहीं न कहीं कुछ समायोजित करते थे, और उतनी धनराशि उस जिले को अलग से उसमें आवंटित भी होती थी। लेकिन ये प्रथा बंद हो गई, इस तरह की बैठक नहीं होती है। तो मेरा आपसे अनुरोध है, इसमें दो बात होता था कि जब विधायक बैठते थे, अधिकारी बैठते थे, प्रभारी मंत्री बैठते थे, तो जो आपका बजट है, कितना खर्च हुआ, कितना नहीं खर्च हुआ, इस पर भी चर्चा हो जाती थी और काम की गुणवत्ता पर भी बात होती थी। तो इस प्रथा को आपसे माध्यम से मैं मंत्री जी से आग्रह करता हूँ, इसको चला दें। हमारे मंत्री जी शर्मा जी हैं, मैं इनका बहुत सम्मान करता हूँ, स्वागत करता हूँ। हमारे जिले में जाते तो हैं, लेकिन 1 बजे पहुँचते, 4 बजे चले आते हैं, किसी से भेंटें नहीं हो पाती है। तो मैं आपसे आग्रह करूँगा कि इससे एक लाभ हो जाएगा संसद का। मंत्री जी, आप भी जानते हैं कि बजट जो आपका है
वो सही टाइम पर वहाँ पहुँचता नहीं है, तो पता चल जाएगा कि इसकी कितनी वित्तीय स्वीकृतियाँ जारी हुई, कितनी वित्तीय स्वीकृतियाँ नहीं जारी हुई। पहले जब होता था, जब नहीं पता चल जाता था, तो हम लोग आके यहाँ वित्त सचिव से, वित्त मंत्री जी से हम आग्रह करते थे कि भाई वित्तीय संस्तुतियाँ जारी कर दीजिए। और यही कारण है कि बजट टाइम से खर्च नहीं होता है तो कास्ट ऑफ प्रोजेक्ट बढ़ जाता है 20%। तो जो काम आप 1000 में कराना चाहते हैं वो 1200 में होता। इसलिए मैं आपके माध्यम से निवेदन करता हूँ इसको चालू कराने। धन्यवाद। आपकी बात का संज्ञान भी ले लिया और हम चाहेंगे भी कि आपकी इच्छा जरूर पूरी हो। मैंने इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहे इंडिया वॉइस के साथ।